तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी एक बात जरूर नोटिस की होगी, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने सारे लोग लगातार ब्रेन फॉग यानी दिमागी धुंधलेपन, थकान और फोकस की भारी कमी से क्यों जूझ रहे हैं। स्रोत सामग्री पर गौर करें तो पता चलता है कि यह समस्या सिर्फ मानसिक दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी बायोलॉजिकल और फिजिकल एनर्जी के पूरी तरह से खत्म होने से जुड़ा है। ये विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान मिलकर हमारी सबसे कीमती ऊर्जा को बचाकर एक गहरी आंतरिक जागृति का रास्ता खोलते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि अपनी फिजिकल वाइटैलिटी यानी शारीरिक जीवन शक्ति को बचाने और हमारे दिमाग की पावर को कई गुना बढ़ाने के बीच आखिर क्या रिश्ता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये हमारे ही शरीर के भीतर चलने वाली केमिस्ट्री का एक बेहद रोमांचक सफर है। यह सिखाता है कि ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे कच्चे रूप से निकालकर चेतना के शुद्ध सोने में कैसे बदला जाए। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे ब्रेन फॉग की जड़ समझने से, फिर देखेंगे जीवन ऊर्जा का विज्ञान क्या कहता है, ऊर्जा को फिर से सोखने का साइंस क्या है, ओजस यानी दिमाग के ईंधन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि साक्षी भाव से रूपांतरण कैसे होता है, और आखिर में आंतरिक जागृति के लिए एक सॉलिड रूटीन पर बात करेंगे। तो बिना रुके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हिस्सा है द रूट ऑफ ब्रेन फॉग। आखिर इस लगातार रहने वाली सुस्ती का बायोलॉजिकल कारण क्या है। यहाँ एक थके हुए और एक पूरी तरह से पोषित सिस्टम के बीच का अंतर बहुत साफ है। असल में हमारा दिमाग एक खास तरल पदार्थ में तैरता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जब कोई अपनी जीवन ऊर्जा को लगातार नष्ट करता रहता है तो पूरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल सूखने लगता है। अब खुद सोचिए, जब सूखी नसें आपस में रगड़ खाएंगी तो फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा ना। बस यही फ्रिक्शन ब्रेन फॉग, भारीपन और सुस्ती पैदा करता है। इसके उलट एक पोषित सिस्टम इन जरूरी न्यूट्रिएंट्स से बिल्कुल चिकना और लुब्रिकेटेड रहता है, जो एक अनोखा फोकस और ना टूटने वाला आत्मविश्वास देता है। इसे समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। एक तालाब की कल्पना कीजिए जिसमें एक बेहद खूबसूरत कमल खिला है। अगर उस तालाब की नाली खोल दी जाए और सारा पानी निकाल दिया जाए तो क्या होगा? पानी के बिना वो कमल पूरी तरह सूख जाएगा और सड़ने लगेगा, है ना? बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का होता है जब उसे उसके जरूरी वाइटल फ्लूइड्स नहीं मिलते। यही वजह है कि अंदर की ऊर्जा कम होने पर किसी भी काम पर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बायोलॉजी ऑफ वाइटल एनर्जी। चलिए देखते हैं कि स्रोत इस जीवन ऊर्जा के बारे में क्या तर्क देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न बायोलॉजी भी इन प्राचीन बातों पर पूरी तरह मुहर लगाती है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। विज्ञान कहता है कि सेमिनल फ्लूइड यानी वीर्य और हमारे ब्रेन टिश्यू दोनों में बिल्कुल एक जैसे दुर्लभ बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे लेसिथिन, फास्फोरस और कुछ खास प्रोटीन्स। ये वही तत्व हैं जो हमारी नसों को बिजली जैसी पावर देते हैं। जब इन केमिकल्स को शरीर से लगातार बाहर निकाल दिया जाता है तो दिमाग तो उसका खाना ही नहीं मिल पाता और वो सही से काम करने के लिए संघर्ष करने लगता है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? ये रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। प्राचीन ज्ञान बताता है कि ढेर सारा खाना बचकर सिर्फ कुछ बूंद जीवन ऊर्जा बनती है। जैसे किसान हजारों गन्ने काट कर रस निकालता है और फिर उसे घंटों उबालकर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ प्राप्त करता है। हमारा शरीर भी ठीक वैसे ही काम करता है। शरीर खाए गए भोजन को महीनों तक प्रोसेस करता है। पहले रस, फिर रक्त, मांस, मज्जा और आखिर में जो सबसे शुद्ध अर्क निकलता है वो है हमारी वाइटल एनर्जी। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, साइंस ऑफ एनर्जी रीएब्जॉर्प्शन। आखिर क्या होता है जब इस इतनी मेहनत से बनी ऊर्जा को बचाया जाता है? आयुर्वेद का ये सूत्र यहाँ पूरी फिलॉसफी को एकदम क्लियर कर देता है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ऊर्जा की एक बूंद का गिरना मृत्यु या पतन है और उसे धारण करना ही असली जीवन है। ये कोई नैतिकता या पाप पुण्य का उपदेश नहीं है, ये प्योर हार्डकोर साइंस है। ऊर्जा लगातार बहाते रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से पतन होता है और उसे बचाने से नई जान आती है। यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, ऊर्ध्वगमन यानी सब्लिमेशन। हम जानते हैं कि पानी हमेशा गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे बहता है। शारीरिक ऊर्जा का भी यही प्राकृतिक स्वभाव है।
लेकिन ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया में जब इस बचाई गई ऊर्जा को अंदर की जागरूकता या तप की गर्मी मिलती है तो ये वेपर यानी भाप में बदल जाती है और भाप हमेशा ऊपर उठती है। इस तरह ये ऊर्जा बिना किसी जबरदस्ती के प्राकृतिक नियमों के विपरीत हमारी रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर की तरफ बहने लगती है। और ये हमें चौथे हिस्से तक ले आता है, ओजस, फ्यूल फॉर द ब्रेन। ये कच्ची ऊर्जा आखिर दिमाग का प्रीमियम ईंधन कैसे बनती है? जब हम ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते तो शरीर इस प्रोसेस को समझ जाता है और इस ऊर्जा को वापस खून में सोख लेता है। इसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसी से बनता है ओजस। ओजस कोई आम चीज नहीं है। ग्रंथों के अनुसार यह एक तरह की रिफाइंड बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी है। यह सोखी गई ऊर्जा सीधे हमारे ब्रेन और पीनियल ग्रंथि के लिए एक प्रीमियम ईंधन का काम करती है। इसे एल्केमी यानी रसायन विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। कच्चा कोयला या सामान्य धातु वेस्ट हो गई ऊर्जा को दर्शाता है, जो सिर्फ राख बन जाता है। लेकिन वही कोयला जब बेहद ज्यादा हीट और प्रेशर झेलता है तो हीरा बन जाता है। उसी तरह जब कच्ची ऊर्जा को ध्यान की गर्मी मिलती है और उसे सही तरीके से ऊपर की ओर मोड़ा जाता है तो यह शारीरिक जीवन शक्ति चेतना के अनमोल हीरे में बदल जाती है। स्रोत आगे ये दावा करते हैं कि जब ये ऊपर उठने वाली ऊर्जा यानी ओजस दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचती है जिसे योग में शिव नेत्र या तीसरी आंख कहते हैं, तो एक अनोखी न्यूरोबायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। पीनियल ग्रंथि एक बेहद आनंददायक अमृत जैसे पदार्थ का स्राव करती है। इस अमृत से ऐसी मानसिक स्पष्टता और ऐसी खुशी मिलती है जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी बाहरी सुख से नहीं की जा सकती। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, ट्रांसम्यूटेशन थ्रू विटनेसिंग। साक्षी भाव से ये रूपांतरण कैसे होता है? ये मानसिक रणनीति बहुत जरूरी है। मूल पाठ सलाह देता है कि अपने नेचुरल अर्जेस को जबरदस्ती दबाना नहीं है, उनके साथ कोई कुश्ती नहीं करनी है। इसके बजाय सिर्फ एक शांत दर्शक, एक साइलेंट विटनेस बनकर अपनी अंदरूनी इच्छाओं को देखना है। जब हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो शरीर में एक कॉन्शियस हीट यानी तप पैदा होता है। यही वो गर्मी है जो ऊर्जा को नेचुरली सुषुम्ना नाड़ी के जरिए ऊपर की तरफ मोड़ देती है। और आखिर में छठा हिस्सा, रूटीन फॉर इनर अवेकनिंग। वे कौन से डेली स्टेप्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को मुमकिन बनाते हैं? ब्रह्मचर्य या ऊर्जा संरक्षण की नींव इन 4 साफ कदमों पर टिकी है। सात्विक आहार, विचारों का उपवास, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना और रात को सोने से पहले की सही तैयारी। ये सिर्फ कोई आदत नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉन्शियसली जीने का एक पूरा लाइफस्टाइल है। सबसे पहले खुराक पर ध्यान देना होता है। बहुत ज्यादा मसालेदार और तामे से खाना जैसे बहुत अधिक मांस, शराब या लहसुन शरीर में अजीब सी गर्मी और हलचल पैदा करता है, जिससे ऊर्जा नीचे की तरफ गिरती है। इसके बजाय हल्के, ठंडे और प्योर खाने जैसे ताज़े फल, हरी सब्जियां और दूध को चुनना चाहिए, जो ऊर्जा को प्रिजर्व करते हैं। और हाँ, सिर्फ पेट का खाना नहीं, दिमाग का खाना भी। जो देखते और सुनते हैं उस पर लगाम होना, यानी विचारों का उपवास भी उतना ही जरूरी है। फिजिकल पोस्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा आसानी से ऊपर उठ सके। और रात का रूटीन कैसा हो? सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना एक अच्छी आदत है। इससे शरीर की अतिरिक्त गर्मी सिर की तरफ जाती है। और सबसे खास बात, सोने से कम 45 मिनट पहले सभी स्क्रीन्स और डिजिटल दुनिया के कचरे से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि नींद के दौरान दिमाग में उथल-पुथल न हो और ऊर्जा का नुकसान न हो। तो अंत में ये स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या मनुष्य बस ऐसी मशीनें बने रहेंगे जो बिना सोचे समझे अपने सबसे बहुमूल्य बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को खत्म करते रहते हैं, या फिर अपने भीतर चेतना के इस हीरे को जगाने के लिए इस प्राचीन विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। अपनी ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा देना ही हमें असली रूप से जीवंत बनाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपको एक नया नजरिया मिला होगा।